हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आपको पता होगा मेरे द्वारा आपको बीएसएफ में जीके कराया जा रहा है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं आपको जीके पढ़ा रही हूँ बीएसएफ में, आरओआरएम में। आज हमने जीके का टेस्ट किया था। ठीक है, जो मॉक टेस्ट था, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैंने कराए थे। और नेक्स्ट संडे कुछ बच्चों ने बोला है कि मैम ज़्यादा क्वेश्चन लेके आइए, तो नेक्स्ट संडे मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगी और हम नेक्स्ट संडे भी ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आप भी अपने स्तर पर क्वेश्चन करके देखा करो कि हमसे कितने क्वेश्चन टिक हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आज जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आज जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी वो होगा भारत के जो सभी 40 जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, उन सभी को मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ। भारत के, आपको पता होगा भारत यूनेस्को आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं यूनेस्को भी आपको पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विश्व विरासत स्थल है उनके बारे में सभी को हम डिटेलिंग से पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से देखेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेलिंग के साथ यहाँ पर पढ़ाऊँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम यूनेस्को के बारे में। ठीक है, तो यूनेस्को मैंने आपको नीचे PDF में दिया हुआ है, ये रहा यहाँ पर। तो देखते हैं यूनेस्को की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, क्या होता है कि यूनेस्को की स्थापना भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता दो कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। भाई यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो पेरिस में क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय स्थित है पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, अगर बात करें कि यूनेस्को को क्यों, मतलब इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो क्यों की गई थी, जैसे कि जो हमारे जो विश्व विरासत स्थल है उनकी पहचान करने के लिए ही तो इसे बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मानव संयुक्त प्रणाली के अन्य अभिकरणों में मानव विकार को बढ़ावा देने को शांति की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है। ठीक है, जो हमारी जो संस्कृति है उसको, ताकि हम उसे संजो कर रखें। ठीक है, और ताकि उसकी टूट फूट ना हो। ठीक है, उसे ऐसे ही बेकार ना छोड़ा जाए, वो किसी के ऑब्जर्वेशन में रहे। ठीक है, जो कि हम देखते भालते रहें। तो ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा सा गला ऐसा ही हो रहा है। तो और हम बनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे भी हम बनाते हैं। तो कब बनाते हैं, तो विश्व धरोहर दिवस हम बनाते हैं कब, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में इसकी क्या थीम थी, अगर आपसे वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में पूछा जाए कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस की थीम 2022 की थीम क्या थी, तो विरासत और जलवायु इसकी थीम थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 दुनिया भर में आज 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा कब मनाया जाता है भाई, 18 अप्रैल को। तो 2-3 हमने बहुत सारे पॉइंट हमने देख लिए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 की थीम थी विरासत और जलवायु। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ये हो गया। अब देखते हैं हम हमारा जो टॉपिक है उस पे हम आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है भाई वो है यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल हैं, कितने हैं, 40 हैं। तो आती हैं अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं देखते हैं कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किन में हुआ है, 2 चरणों में हुआ है। अजंता की जो गुफाएं हैं 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण में इनका निर्माण अशोक के साम्राज्य में किया गया था। ठीक है, जब अशोक का साम्राज्य था तब किया गया था। और दूसरे चरण में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य में, गुप्त जो साम्राज्य था उनके समय में किया गया था। ठीक है, अजंता की गुफाएं, अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता की जो गुफाएं उनमें हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है।
इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है किस चीज़ पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जिनमें हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो याद रखना अजंता की जो गुफाएं हैं वो हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है, दोनों धर्मों से संबंधित है अजंता की गुफाएं। और ये कहाँ पर हैं, ये है महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे देख रही थी तो उसमें अजंता की गुफाओं से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये भाई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अलोरा की गुफाएं। अलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये कहाँ, ये भी कहाँ पर है भाई, ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। अलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। ये हिंदू और बौद्ध जैन तीनों धर्म से संबंधित है। याद रखना हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है महाराष्ट्र की गुफाएं। ठीक है, महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाएं। ठीक है भाई, तो महाराष्ट्र की गुफाएं जो हैं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं का निर्माण कब हुआ था, तो 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण किया गया था। अगर बात करें तो भारत के जो प्राचीनतम इतिहास सांस्कृतिक और कलात्मक को ये दर्शाती हैं। ठीक है, जो भारत का जो प्राचीनतम इतिहास है सांस्कृतिक और कलात्मक उसको क्या करती हैं, ये दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलोरा की गुफाएं। याद रखना ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए पूरा डिटेलिंग में लेके आई हूँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ मैंने इतना बता दिया है कि अलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, बस छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। तो अब आगे देखते हैं आगरा का किला। ठीक है, अलोरा की गुफाएं देख चुके हैं हम। अलोरा की गुफाएं हैं आपकी महाराष्ट्र में है। ये भी आगरा का किला कहाँ पर है, ये है आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में शहर में किस नदी के, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखना अगर आपसे आगरा का किला पूछा जाए तो भाई आगरा का किला कहाँ है, तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और आगरा में क्या है, आगरे का किला, और किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी। इसे आगरा का लाल किले के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना है। जो दिल्ली का लाल किला है देखा होगा आपने, तो ये इसे क्या है, इसे आगरा का लाल किले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना है, ये किला भारत में मुगल साम्राज्य के समय से बनाया गया था। इसकी लंबाई कितनी 2.5 किलोमीटर है। यह ताजमहल के पास में स्थित है। ठीक है, किसी ने अगर ताजमहल देखा होगा तो उसके सामने ही दिखाई देता रहता है, उसके सामने ही है ये भी लाल किला। ठीक है, जो आगरा का लाल किला है। नेक्स्ट देखते हैं ताजमहल। दिल्ली का लाल किला तो देखा होगा बहुत लोगों ने, और आगरा का भी देख रखा होगा बहुत लोगों ने। तो ठीक है, ताजमहल देखते हैं हम। ताजमहल विश्व के जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है उनमें से एक है, आपको पता होगा। ताजमहल बहुत सुंदर है। ठीक है, ताजमहल तो इसे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में रखा गया है, जो विश्व के 7 आश्चर्य हैं। ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से ये किस नदी पर है, ये भी यमुना नदी के तट पर ही है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी जो तीसरी पत्नी थी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 16 वर्ष के दौरान हुआ था, 16 वर्ष लगे थे। 1631 से लेकर 1648 तक किया गया था। याद रखना अगर आपसे ये छोटे छोटे पॉइंट पूछ लिए भी जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछे जाते हैं, पूछ भी लिए जाते हैं, कुछ नहीं पता। ताजमहल के मुख्य शिल्पकार कौन थे, अगर आपसे ताजमहल के मुख्य शिल्पकार के बारे में पूछा जाए तो याद रखना उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके चारों ओर क्या है, 17 हेक्टेयर का मुगल गार्डन है। सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, कोणार्क का बात करूं, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, तो ये मंदिर आपको पता है कि ये उड़ीसा में है, लेकिन ये एक नोट पर भी छपा है। उस नोट का आप जो पैसे हैं, जो नोट है आपका कितने का है, 100 का, 200 का है, 10 का है या फिर 20 का है, कितने का है, वो 500 का है, किस पे सूर्य मंदिर कोणार्क छपा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है,
तो देखो ये कोणार्क सूर्य मंदिर इसे क्या बोला जाता है, इसे फ्लैग पगोड़ा भी बोला जाता है। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जो उड़ीसा का पुरी जिले है उसमें स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा के जो वंश के राजा हैं नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। बस ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता है कि उड़ीसा के जो पुरी जिले है उसमें स्थित है, लेकिन अगर निर्माण करने की बात आ जाए तो 13वीं शताब्दी के जो पूर्वी गंगा के वंश थे, कौन से राजा नरसिंह देव प्रथम, उनके द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। जो बंगाल की खाड़ी है महानदी उसके क्षेत्र में है। अब देखते हैं महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। ठीक है, 58 किलोमीटर से दूर स्थित है। ठीक है, चेन्नई में महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों समूह को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। महाबलीपुरम में स्मारकों समूह का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि महाबलीपुरम का मंदिर जो है उसका निर्माण किसने कराया था, कौन से वंश ने कराया था, तो आप आई होप याद रखोगे कि पल्लव वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया था। और ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में बोल सकते हैं हम। ठीक है, तमिलनाडु में भी स्थित है, राजधानी चेन्नई। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये पता है आपको क्यों फेमस है। एक सींग का जो गैंडा होता है ना, जिसके एक सींग होता है नाक जहाँ पे हम लोगों की नाक होती है वहाँ पर उसका एक सींग होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं, इसका डिफाइन करते हैं, पूरा पढ़ते हैं। भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर ये स्थित है। याद रखना, कहाँ पर स्थित है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। असम में है वैसे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। काजीरंगा 42,996 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये एकमात्र जगह है जहाँ पर एक सींगा गैंडा पाया जाता है और इसलिए ये फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, ये भी असम में है। मानव राष्ट्रीय उद्यान भूटान देश की सीमा पर स्थित असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मानस टाइगर रिजर्व मानस को 1973 में क्या हुआ था, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर बहुत विविध प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पाए जाते हैं। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है क्या होता है, यहाँ पर क्या है, वैसे तो ये असम में है लेकिन और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे क्या है, यहाँ पर बहुत विविध प्रकार के पेड़ पौधे और पशु भी पाए जाते हैं। 1973 में एक और चीज़ हुई थी, क्या, केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद का नाम आपने सुना होगा। पढ़ाऊंगी जो पॉलिटी में जो सारे संशोधन जो भी जिससे रिलेटेड है सब मैं लेके आऊँगी। अभी हम सिर्फ आप इतना ही देखते हैं। ठीक है, वो तो मुझे याद आया तो मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बता दिया कि ताकि आपको याद रहे। 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट डे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, देखते राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। ये पक्षियों के लिए बहुत सबसे पसंदीदा जगह है। ठीक है, सर्दियों में यहाँ पर देश विदेश से हजारों संख्या में पक्षी आते हैं। ठीक है, प्रवास करने के लिए आते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसे 1981 में रामसर स्थल में भी घोषित किया गया है। किसे, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को। कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो सर्दी होते हैं तो सर्दियों में क्या होते हैं, देश विदेश से क्या होता है कि बहुत सारे संख्या में बहुत संख्या में यहाँ पर पक्षी प्रवास करने के लिए आते हैं। ठीक है, इसे कब मिला था दर्जा, तो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है इसे। 1981 में इसे राष्ट्रीय स्थल भी घोषित किया गया और 1985 में इसने यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी इसे शामिल किया गया है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। यह पूरा अभ्यारण्य 2,783 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बातें कुछ केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य से रिलेटेड थी जो कि हमने आपको अच्छे से समझाई हैं और आपके भी अच्छे से समझ में आ गया। आपको पॉइंट जो करना है या तो आप लिख लेना, ये नहीं तो लिख मत लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी ये। ठीक है, अब देते हैं गोवा का चर्च। बात करें गोवा के चर्च की तो गोवा के राज्य में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में
पुर्तगाली शासकों द्वारा बनाया गया था। 60 से भी ज़्यादा चर्च को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया में शामिल किया गया। यह सभी चर्च वेहला गोवा या पुराना गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, गोवा का चर्च गोवा में स्थित है। 1986 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के मंदिर, आपने खजुराहो के मंदिर सुना होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में चंदेल वंश द्वारा, किसके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा। सबसे ज़्यादा पता है पूछा जाता है वंश कि किसने इनका निर्माण कराया था, किसने इन्हें बनाया था। तो सबसे ज़्यादा जो खजुराहो के मंदिर हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिला है उसमें स्थित है, तो वन पूछा जाता है निर्माण का ही। तो निर्माण आप किसने कराया था? चंदेल वंश ने कराया था। और ये जो स्मारक है ये हिंदू, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो कंद्रिया महादेव मंदिर है, कंद्रिया महादेव मंदिर इनमें स्थित प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। इन मंदिरों की कलाकृति अनूठी है और इसी कारण क्या किया है यूनेस्को ने इसे 1982 में खजुराहो को विश्व विरासत शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम्पी स्मारक। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, विजयनगर राज्य, विजयनगर जिले में स्थित है। हम्पी का स्मारक कहाँ है? जो कर्नाटक है, कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ठीक है, जो हम्पी है वो क्या थी? जो प्राचीन में विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या थी? राजधानी हम्पी थी विजयनगर की, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है भाई? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण कब हुआ था? 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण हुआ था। और हम्पी में और क्या है? हम्पी के जो मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। आपको पता होगा 3 शैली हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली। ठीक है, नागर शैली और एक क्या है? द्रविड़ शैली है एक, और एक है बेसर शैली। ठीक है, तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम्पी के मंदिर कैसे बनाए गए हैं? द्रविड़ शैली के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी देखते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा अपनी जीत के उपरांत फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा सहित क्या है? कई स्मारक बनाए गए थे। बुलंद दरवाज़ा पूछा जाए आपसे तो अकबर ने ही बनवाया था। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? 1571 से 73 के बीच में हुआ था। फतेहपुर सीकरी सभी स्मारक मुगल कालीन वास्तुकला से संबंधित है। जो भी फतेहपुर सीकरी के जो स्मारक हैं सभी क्या है? मुगल कालीन जो वास्तुकला है उससे संबंधित है। फतेहपुर सीकरी में क्या हुआ था? जैसे जमा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, जमा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा है आदि स्थित है। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो ये भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पट्टादकल के स्मारक। पट्टादकल के स्मारक कहाँ पर है? ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। जो कर्नाटका राज्य है उसमें स्थित है। पट्टादकल के स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा कब? 1987 में। इनकी पता है आपको डेट याद रखनी है, डेट से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अगर आपसे मानो पूछा जाए कि पट्टादकल स्मारक कब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो आपको आपको डेट दे दें तो आपको जब तक याद नहीं होगी तो कैसे करोगे? तो 1987 में शामिल किया गया था। नागर और द्रविड़ शैली के, ठीक है, नागर और द्रविड़ शैली के ये संगम से बने हुए ये स्मारक चालुक्य वंश द्वारा 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में क्या है? बनाए गए थे। किस वंश द्वारा भाई? चालुक्य वंश के द्वारा। और 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। यहाँ पर विरूपाक्षा मंदिर भी है जो कि 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी द्वारा उनके पति विक्रमादित्य द्वितीय के क्या है? पल्लव वंश पर जीत के लिए बनाया गया था। किसने? रानी लोक महादेवी। ठीक है, उनके पति थे जो विक्रमादित्य द्वितीय
पल्लव वंश पर जीत के लिए बनाया गया था। ध्यान रहे, एक विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में भी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। सबको पता है महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। मुंबई शहर के पास में अरब सागर तट पर पश्चिमी घाट में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ पर गुफाओं को दो समूह में, और यह गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव को समर्पित गुफाएं हैं। किसको समर्पित हैं भाई ये? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म में किसको समर्पित हैं, तो भगवान शिव को समर्पित हैं। ठीक है, याद रहेगा। चोल मंदिर, बात करते हैं चोल मंदिर की। तमिलनाडु राज्य में चोल स्थापित साम्राज्य द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास में निर्मित मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत में क्या है, सूची में शामिल किया गया था। 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, कौन कौन से? तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, गंगैकोंडसोलपुरम मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, और तीसरा है दरसोरम मंदिर। ये क्या है? अराटेश्वर मंदिर, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, तो ये मंदिर हैं जो कि चोल मंदिर, ठीक है, ये चोल मंदिर हैं। 3 प्रसिद्ध हैं, तंजावुर में स्थित हैं ये, बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंडसोलपुरम, ठीक है, तीसरा है दरसोरम, ये कहाँ पे है? अराटेश्वर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान इससे नहीं था, ये पीडीएफ में थोड़ी सी पीडीएफ बनाने में होगी, तो ये इसी में है। ठीक है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं भाई। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा कहाँ पर है, ये पश्चिमी बंगाल में है। सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के क्या है, पश्चिमी बंगाल राज्य और बांग्लादेश से मिलकर बनता है। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय भारत को टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में है, ये बात आप याद रखना। और किसके लिए? भारत में से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फूलों की घाटी कहाँ पर, किसको बोला जाता है, या कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जास्कर और हिमालय श्रेणी के बीच में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1982 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करता है। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित होता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1982 में, 1988 में से यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में, ये मैंने आपको अच्छा ठीक है मैं बता देती हूँ कि वर्तमान में भारत में कुल कितने 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। अभी वर्तमान में कितना 1154 यूनेस्को विश्व में कितने पूरे विश्व में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 897 सांस्कृतिक और 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल है। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को महाराष्ट्र को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जाहिर सी बात है, जो भी प्रथम होती हैं चीज़ें उनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं भाई। तो भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को महाराष्ट्र के विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। भारत का 39वां विश्व धरोहर विरासत स्थल अभी जो बना है कौन सा है? धौरेश्वर कालेश्वर रंपा मंदिर कहाँ? तेलंगाना में स्थित है, जो अभी 39वां बना है विश्व धरोहर। ठीक है, तो और भारत का 40वें की बात करें कि अभी जो बना है न्यू, भारत का 40वां विश्व विरासत धरोहर स्थल हड़प्पा सभ्यता का शहर धौलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को साइट हैं। अब ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, इसलिए ही मैं ये चीज़ें भी लेके आई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि फर्स्ट कौन थी, तो एलोरा की गुफाएं थी महाराष्ट्र में। और किसकी ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ठीक है। गुजरात में स्थित महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत है। और जो अभी जो नया बना है, एक तो रंपा मंदिर, ठीक है, तेलंगाना का है। और हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है। तो ये चीज़ें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे हम अपने जो हमारा सिलेबस है उसका समापन करने में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपका पेपर 22 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है, शुरू है। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि उससे पहले आपका सिलेबस हो जाए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप अपना टारगेट है, आपका जो एम है उसे पूरा कर पाओ, सक्सेस आपको मिले जल्दी ही, ठीक है। हम यही कामना करते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लाइक करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हमें एक पॉजिटिव वे मिलता है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।